जय हिंद दोस्तों। आज के एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक देश के जन्म और निर्माण पर बात करेंगे। जन्म तो इस देश का हुआ, परंतु इस देश के जन्म के साथ हमारे भारतीय सैनिकों की वीर गाथा, उनके शौर्य और उनके पराक्रम जुड़े हुए हैं। जी हाँ साथियों, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। आज हम बांग्लादेश के जन्म, उसके निर्माण पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि बांग्लादेश देश कैसे बना और वो देश के पहले किस देश का हिस्सा था और उसका क्या इतिहास है और उसकी क्या कहानी है, और इस देश के जन्म के साथ हमारे भारतीय सैनिकों का कौन सा गौरव, कौन सा शौर्य जुड़ा हुआ है। तो साथियों, बांग्लादेश के जन्म की यदि हमें कहानी सुननी हो तो सबसे पहले हमें 1947 में जाना पड़ेगा, जब भारत अंग्रेजों की बेड़ियों से आज़ाद हुआ, परंतु विभाजन का दर्द भारत को झेलना पड़ा। जिन्ना ने धर्म के नाम पर जो अलगाववाद फैलाया, उस अलगाववाद के परिणाम स्वरूप देश के दो हिस्से हुए, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान भी दो हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और एक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इस तरीके से पाकिस्तान के दो अंग, दो हिस्से थे। इनमें कई प्रकार की भिन्नताएं थीं, सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक, परंतु धर्म के नाम पर ये एक देश बना। परंतु 1947 के बाद पाकिस्तान में जो भी सरकारें आईं, उन्होंने निरंतर बंगालियों और बांग्लादेश के साथ भेदभाव और अन्याय करने का काम किया। इन कट्टरवादी सरकारों ने और इन कट्टरवादी रूढ़िवादी नेताओं ने बांग्लादेश और बंगालियों पर उर्दू संस्कृति और अपनी उर्दू और पंजाबी वेशभूषा को जबरन थोपने का प्रयास किया, जिसके कारण बंगालियों में रोष बढ़ा। इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान पाकिस्तान ने बांग्लादेश के वासियों यानी बांग्ला भाषियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा। उनके साथ शिक्षा में, नौकरियों में और विकास के मामले में निरंतर अन्याय किया, जिसके कारण बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तानियों में असंतोष का ज्वालामुखी बनकर बाहर आया। इसी प्रकार से पाकिस्तान की सरकारों द्वारा बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ अन्याय किया गया, और बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत 1970 में होती है, जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनाव आते हैं। और पाकिस्तान की जो कुल 313 सीटें थी नेशनल असेंबली की, उनमें से 169 सीटें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में थी। जनसंख्या के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान बड़ा था, वहाँ जनसंख्या अधिक थी, इसीलिए नेशनल असेंबली की सीटें भी वहाँ ज़्यादा थी। इस चुनाव में बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों, दमन के खिलाफ एकजुटता दिखाई, और आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को 169 सीटों में से 167 सीटें जिताने का काम किया, जिसके बाद आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने प्रधानमंत्री बनने का दावा किया, क्योंकि जनता ने
उन्हें जनादेश दिया था तो निश्चित रूप से और स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। परंतु उस समय के पश्चिमी पाकिस्तानी कट्टरपंथी और रूढ़िवादी नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक बांग्ला भाषी, एक पूर्वी पाकिस्तानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली घटना थी कि एक बांग्ला भाषी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने जा रहा था। सेनाओं में और नौकरियों में अधिकांश अधिकारी जो थे वो पश्चिम पाकिस्तान से थे, इसीलिए उन्होंने भी जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पर रोड़ा लगाना शुरू किया, तो सेना और पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी संविधान का गला घोंटकर जुल्फिकार अली भुट्टो का ही साथ दिया। और इसी कड़ी में शेख मुजीबुर रहमान, जिसको जनता ने जनादेश दिया था, उन्हें प्रधानमंत्री न बनने देकर उन पर देशद्रोह और अलगाववाद के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़कों पे आकर प्रदर्शन करना शुरू किया और पाकिस्तान के खिलाफ खुले विद्रोह का ऐलान कर दिया। इन तमाम परिस्थितियों को भारत की सरकार और हमारी वर्तमान प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, दूरदर्शी नेता इंदिरा गांधी बहुत ही निकटता से निगरानी कर रही थी और देख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के मामलों में दखल देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत की सीमाओं पर अनावश्यक हलचल करके भारत को बार बार परेशान करने का काम निरंतर पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के दो टुकड़े करना भी बहुत ही आवश्यक था। तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस अवसर और इस समय का भरपूर उपयोग करते हुए इसमें दखल देना शुरू किया। एक तरफ जहां शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों ने सड़कों पर आना शुरू किया, प्रदर्शन शुरू किए पाकिस्तानी हुकूमत और सरकार के खिलाफ, तब उनके विद्रोह को रोकने और दबाने के लिए, कुचलने के लिए उस समय के पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने जनरल टिक्का को कड़े आदेश निर्देश देकर विद्रोहियों को कुचल देने का आदेश दिया। जिसके बाद पाकिस्तान के लगभग 3 लाख से अधिक सैनिकों ने बांग्लादेश में जुल्म, अत्याचार और दमन की पराकाष्ठा कर दी। जो भी पाकिस्तान की सरकार और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा था, उसे कुचल दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, मौत के घाट उतार दिया जाता। ऐसे में पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल हुआ और बांग्ला भाषी लोगों ने भारत की ओर शरण लेना शुरू किया और शरणार्थी बनकर वो भारत की ओर आने लगे। एक तरफ शरणार्थियों के रहने के, उनके खाने पीने के प्रबंध करने का बोझ भारत सरकार पे आ गया, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से पाकिस्तान बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तानियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उसको जवाब देने की भी आवश्यकता थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने पूरी सूझबूझ के साथ भारतीय सेना को तैयार रहने के लिए कहा। पाकिस्तान के अत्याचार और उनकी बर्बरता पूर्वी पाकिस्तानी बांग्ला भाषियों पर इतनी बढ़ गई कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि अब वो
बांग्ला भाषी विद्रोहियों का साथ देंगी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगी। ऐसे में एक रणनीति के तहत भारतीय सेना ने बांग्ला मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस सेना को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया, उन्हें तैयार करने का काम शुरू किया। ऐसे में पाकिस्तान में जब ये बात पहुंची तो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना ने बौखलाते हुए 3 दिसंबर 1971 को भारत के 11 वायुसेना के ठिकानों पर बमबारी कर दी और वायु हमला कर दिया। ये बात जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चली तो वह कलकत्ता में किसी कार्यक्रम में थी। उन्होंने तुरंत अपने कार्यक्रम को रद्द करके दिल्ली की तरफ कूच की, परंतु दिल्ली को ब्लैकआउट कर दिया गया था क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना फिर से हमला कर सकती थी, इसीलिए तमाम बत्तियों को बुझा दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में इंदिरा गांधी को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा और उसके बाद वो लखनऊ से दिल्ली पहुंची। रात में आला अधिकारियों के साथ, सेना के अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की और दूसरे ही दिन रेडियो पे देश को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से बांग्लादेश के जन्म और पाकिस्तान की दुर्गति की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर बम गिराए। उसके बाद आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने स्पष्ट संदेश दिए सेना को कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो, और इसी आदेश के बाद भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की तरफ कूच किया, जो आज बांग्लादेश है, और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाते हुए हवाई हमले, वायु हमले और समुद्री रास्ते से भी पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण शुरू किए गए। ऐसे में पाकिस्तान की सेना बौखला गई क्योंकि भारतीय सेना के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला मुक्ति वाहिनी ने भी पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले करना शुरू कर दिए। ऐसे में अमेरिका, जो उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था, और उसने कई मंचों से भारत को धमकाने का प्रयास किया था कि यदि भारत पाकिस्तान के किसी आंतरिक मामले में दखल देगा तो अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। परंतु आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने वीरता दिखाते हुए अमेरिका को भी ठेंगा दिखाया, अमेरिका की दादागिरी को भी ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान के सीने को चीरकर बांग्लादेश को जन्म दिया और तिरंगे की शान बढ़ाई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने बम गिराया और 10 ही दिन में भारत की सेना ने पूरी साहस और वीरता के साथ पाकिस्तानियों का मुकाबला किया और 16 दिसंबर, केवल 13 दिनों में 1971 का वो दिन आया जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। और उस समय बांग्लादेश का ढाका शहर इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। भारत की ओर से जनरल अरोड़ा जैकब और पाकिस्तान की ओर से जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर के कागजों पर हस्ताक्षर किया। पाकिस्तान ने भारत के सामने सार्वजनिक रूप से अपनी हार को स्वीकारा और उसी दिन बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन्म हुआ। तो ये हमारे सेना की वीरता, उनके पराक्रम और उनके साहस का एक परिणाम था कि भारत के सैनिकों ने
अपने साहस के, अपनी वीरता के बल पे अंतर्राष्ट्रीय नक्शे को बदलने का काम किया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सूझबूझ और उनकी निडरता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का लोहा मनवाया। क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया तब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी थी, और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के निक्सन ने पाकिस्तान की मदद के लिए कुछ जंगी बेड़े भी भेजे थे। परंतु इंदिरा गांधी की दूरदृष्टिता ने रसिया को जब ये पता चला तो रसिया ने भी अपने जंगी बेड़े भारत की मदद के लिए भेज दिए थे। तो इस प्रकार से 1971 का भारत पाक युद्ध, जिसमें पाकिस्तान ने घुटने टेके और भारत का विजय हुआ, और भारत की विजय के साथ ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज कुछ भारत में कुछ अंधभक्त प्रकार के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, भारत को मोदी जी के रूप में पहली बार मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, इसके पहले देश कमज़ोर हाथों में था। तो उन अंधभक्तों को इतिहास पढ़ना चाहिए कि 1971 में पाकिस्तान का सीना चीर कर तिरंगा लहराया गया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो हमारी सेना हमेशा साहस पूर्वक काम करती रही है। उनके शौर्य पर, उनकी वीरता पर कभी भी कोई संशय नहीं रहा, और हमारी सेना ने अपने त्याग और बलिदान से हमारे तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखा। तो आज मोदी जी, भाजपा और उनके कुछ अंधभक्त इस इतिहास को गलत तरीके से पेश कर कर हमारी पूर्व की सरकारों को और हमारी सेना के पराक्रम का अपमान करते हैं। मैं उन अंधभक्तों को संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना के पराक्रम का अपमान करना बंद करो। कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी बांग्लादेश की आज़ादी का आश्रय लेने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए वे जेल में गए थे, पता नहीं किस जेल में गए थे। इतिहास में आज तक ऐसी कोई भी घटना दर्ज नहीं हुई है। तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के कार्यकाल में चीन डोकलाम में घुस गया, गलवान में घुस गया, गांव बसा दिए, अरुणाचल के कुछ गांव के नाम बदल दिए, परंतु हमारा चौकीदार लाल आंख दिखाने के बजाय चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहा है, उनके राष्ट्रपति को झूले झुला रहा है। तो आज हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसे साहस वाले प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, जो दुश्मनों की छाती पे चढ़कर तिरंगे को लहराए। और ये तमाम घटना के बाद जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार करके युद्धबंदी बनाया गया, तो पूरे विश्व ने भारत की वीरता और उसके शौर्य को देखा। 1972 में शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के तमाम युद्धबंदी 93,000 युद्धबंदियों को रिहा किया गया। उसके बदले में पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि वो बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दे। और यही नहीं, भारतीय सेना ने 1971 के इस युद्ध में पाकिस्तान की 14,000 किलोमीटर वर्ग जमीन पर कब्जा किया था, परंतु देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केवल 1,000 वर्ग किलोमीटर जमीन छोड़कर बाकी 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को लौटा दी, और पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि भारत किसी भी देश के खिलाफ अनावश्यक युद्ध नहीं करना चाहता। भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत किसी की जमीनें नहीं हड़पना चाहता, परंतु भारत की तरफ किसी ने भी गलत निगाह उठाकर देख ली तो भारत उसकी आंखें निकालने में सक्षम है। तो अंधभक्तों, अपने ज्ञान को वर्धन कीजिए, देश को कमजोर मत बताइए, देश के सैनिकों का अपमान करना बंद कीजिए। यदि ये एपिसोड, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, बांग्लादेश के जन्म की कहानी, पाकिस्तान और भारत के युद्ध की कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ साझा करें, शेयर करें। जय हिंद।